नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। आज अयोध्या से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या की पहचान हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के प्रतीक के रूप में बना दी गई। आज अयोध्या से हिंदू मुस्लिम एकता की, सामाजिक समरसता की, वाकई में राम राज की याद दिलाने वाली तस्वीरें आई। क्या कोई सोच सकता है कि अयोध्या में हिंदुओं और मुस्लिम परिवारों की बेटियों का एक साथ कन्यादान हो, एक साथ विदाई हो, एक साथ शादी हो, एक ही पंडाल के नीचे पंडित हिंदू बेटियों का कन्यादान कराए और मौलवी मुस्लिम बेटियों का निकाह पढ़वाए? इससे भी बड़ी बात, क्या कोई सोच सकता है कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुस्लिम बेटियों का निकाह हो और निकाह का सारा इंतजाम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया हो? आज अयोध्या में यही हुआ। सरयू के तट पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल एक बार फिर पेश की गई। खुद योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के गवाह बने। क्योंकि सियासी नफरत की बात तो हम अक्सर सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन आज अयोध्या से सामाजिक समरसता की, भाईचारे की, दोस्ती की, मोहब्बत की तस्वीरें आई, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको यही तस्वीरें दिखाई जाए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम के जन्मभूमि के स्थान अयोध्या की हैं। ये मौलवी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुस्लिम लड़कियों का निकाह पढ़वा रहे हैं और ये शादी का कोई प्राइवेट फंक्शन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदू बेटियों का भी कन्यादान हुआ। जिन बेटियों की शादी हुई वो सब की सब गरीब माता पिता की बेटियां थी। जी हाँ, बिल्कुल हम सब के लिए गौरव की बात है, अयोध्या के लिए गौरव की बात है कि इतना भव्य आयोजन यहाँ पर। इस प्रोग्राम में मजहब कोई पैमाना नहीं था, सिर्फ आर्थिक हैसियत से देखी गई। जो परिवार थे, जिन गरीब परिवारों के पास अपनी बेटी के ब्याह के लिए पैसे नहीं थे, उनकी मदद राज्य सरकार ने की। सरकार ने उनकी बेटियों की शादी का सारा इंतजाम किया, सारा खर्चा उठाया। इंतजाम देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि बेटी हिंदू की है या मुसलमान की। सिर्फ पहनावे से पहचाना जा सकता था। मुस्लिम बेटियां बुर्के में थी और हिंदू बेटियां शादी के परंपरागत लाल जोड़े में आई थी। एक तरफ कुरान की आयतें गूंज रही थी, दूसरी तरफ शादी के मंत्रोच्चार। और इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आज अयोध्या में बड़े पैमाने पर इस सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें अयोध्या के अलावा अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अंबेडकर नगर से भी आई सभी नवविवाहित बेटियों को आशीर्वाद दिया गया। एक दिन में 3,915 जोड़ों की शादी करवाई गई। इसमें 126 मुस्लिम कपल्स भी शामिल थे। दो गवाहों की मौजूदगी में, जिसके पहले गवाह मोहम्मद आलिम मोहम्मद असलम, दूसरे गवाह नूर आलम इब्न हकीमुद्दीन। महर की रकम है 5,786 रुपए, सिक्के राजुल के अलावा नानो नफका के। आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? कबिल तुहा, मैंने कबूल किया। मैं हाफिज मोहम्मद इसहाक, आपका निकाह मोहसिना बिनते अमीन। दो गवाहों की मौजूदगी में, जिसके पहले गवाह मोहम्मद आलम इब्न मोहम्मद असलम, दूसरे गवाह नूर आलम इब्न हकीमुद्दीन। महर की रकम है 5,786 रुपए, सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो नफका के। इन दो गवाहों की मौजूदगी में और तमाम लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? साहब की बेटी शहनाज बानो महर है 5,786 रुपये, सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो नफका के। तुम्हारे निकाह में दिया जाता है। गवाह में है करीम खान, दूसरे गवाह सलमान खान। और अलावा नानो नफका माने खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, खर्चा भी देना है। और तस्दीक की मैंने सच्चे दिल से आपने कबूल किया। परवरदिगार आलम इन दोनों में आपस में मोहब्बत और उल्फत डालकर सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अयोध्या के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आज पूरे दिन इसी तरह शादी और निकाह की रस्में अदा की गई। तमाम लोगों की मौजूदगी में आपको आपकी ज़ौजियत को दिया जा रहा है कि आप कबूल करते हैं। माशाल्लाह सुना आप लोगों ने। असल में यूपी सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि सरकार ने न सिर्फ हिंदू और मुसलमान जोड़ों की शादियां करवाई, बल्कि उनके खाने पीने से लेकर ठहरने तक का इंतजाम भी सरकार की तरफ से करवाया गया था। 3,915 लड़कियों के परिवारों में बहुत से परिवार ऐसे थे जिनके पास अयोध्या तक आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे। इसलिए सरकार ने लड़के वालों और लड़की वालों दोनों पक्षों को अयोध्या तक आने जाने का खर्चा भी दिया। इस योजना के तहत सरकार बेटी के निकाह के लिए लड़की के पिता के खाते में 75,000 रुपए ट्रांसफर करती है, जिससे वो शादी की तैयारी कर सके। सरकार दूल्हे और दुल्हन के कपड़ों के लिए भी 5-5 हजार रुपए देती है। इसलिए इंतजाम जरूर सरकारी था, प्रोग्राम भले ही सरकार का था, लेकिन लड़की वालों ने पूरे रीति रिवाज और हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी के हाथ पीले किए। एक एक करके जैसे जैसे शादी की रस्में पूरी होती गई तो सारे नवविवाहित जोड़े मंच पर भी गए। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ सारे प्रोग्राम को देख रहे थे और फिर योगी आदित्यनाथ ने सबको बधाई दी, खुशहाल भविष्य का आशीर्वाद दिया। अलग अलग इस तरह से पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पे जो मौलाना है वो निकाह का पढ़ा रहे हैं। इस समय भी यहाँ पर एक निकाह हो रहा है, बगल के पंडाल में भी निकाह हो रहे हैं, तो लगातार ये सिलसिला जारी है। आपका निकाह हो गया? कहाँ की रहने वाली? राजपुर चांदा की। अच्छा, ये जो निकाह इस तरह से हो रहा है, सामूहिक सरकार करा रही है, ऐसे करने में दिक्कत थी कुछ आपको? नहीं। यहाँ क्यों निकाह कर रहे हैं, सामूहिक क्यों हो रहा है? अरे गरीबी की वजह से, गरीब मने है, कुछ भी नहीं है, हमारे खेत बाड़ी कुछ नहीं है, वही लड़की के कमाए वाला है ना, वही हमारी आए है, सब कमाता खाता है, जैसे फरुआ झौली कमाता खाता है। हमारी गरीबी है, उसी लिए मैं आए हैं यहाँ लड़की के लेके। हाँ, अपनी मजबूरी को। आप लोगों को क्या सहूलियत हो गई है? जी, इस चीज़ हमारे बहुत सहूलियत मिली, जिससे खर्चा भी कम हो रहा है और हम लोग की सबके हो रहा है सब कुछ। जैसे ये निकाह सरकार करा रही है, इससे क्या सहूलियत मिल रही है? खर्चा भी ले, गरीब आदमी है, बाप है ना है कमाने वाला, और लड़की शादी करे का है, यही लिए हम आए हैं यहाँ। इससे क्या फायदा हुआ? अपने से करने से मुश्किल हो रही थी? हाँ, मुश्किल हो रही थी। मुश्किल थी, मेरा पैर टूट गया था और दिक्कत हो रही थी शादी करने में, तो अब सरकार ने हमको सहायता दे दिया है, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मुश्किल होती। अच्छे से हो गया, ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा कुछ भी। 126 जोड़ों का निकाह पढ़वाने के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में मौलवियों को भी बुलाया था। मौलवियों ने भी कहा कि ऐसा प्रोग्राम उन्होंने पहली बार देखा है। शादी ब्याह में बहुत खर्चा होता है, गरीब परिवारों के लिए खर्चा उठाना आसान नहीं होता, संभव नहीं होता। निकाह पढ़वाने आए मौलवियों ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेटियों को विदा करके माँ बाप के सिर से चिंता का बोझ खत्म कर दिया। योगी ने बड़ा पुण्य का काम किया। निकाह तो बहुत पड़ा है, लेकिन कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिनकी बेटियां होती हैं काफ़ी दहेज देना पड़ता है, काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है, इसीलिए लड़की का बाप काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन सरकार ने जो ये कदम उठाया निकाह वाला, इसमें किसी का कोई खर्चा नहीं है, सारा खर्चा आपका खाने पीने का, आने जाने का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। तो लिहाजा बहुत अच्छी बात है, आने वाले टाइम में और अच्छे तरीके से होगा। ये जो आयोजन किया गया है निकाह का कार्यक्रम, इससे काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी सरकार अगर करे, गरीबों के हित में कर रही है, गरीबों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिसकी बेटियां होती थी वो शादी में काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता था, उससे परेशान रहता था। इससे सरकार अगर सारी सुविधा दे रही तो जो गरीब लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी हो जा रही, बड़ी अच्छी बात है, पुण्य की बात है। जब शादी का समारोह खत्म हो गया तो योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की बात की। योगी ने कहा कि बेटी गरीब की हो, अमीर की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार बेटियों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या हैसियत के आधार पर भेदभाव नहीं करती। सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम
श्रमिकों की कन्याओं को भी, जो गांव की कहावत थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, वही भाव आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि पूरा मंच, पूरा समुदाय उन गरीब श्रमिकों की बेटी को अपनी बेटी मान करके कन्यादान के पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, जिसमें 3,915 कन्याओं को एक साथ यहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जोड़ने के साथ जहां हम जुड़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ एक सामूहिकता की ताकत का एहसास, सामूहिकता रहेगी, शासन आपके पास होगा, आपके पास आकर के आपके हर सुख दुख में सहभागी बनेगा। समाज के प्रत्येक तबके की कन्याओं को सम्मान पूर्वक उन्हें इस वैवाहिक कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार भी अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उन्हें सम्मान देने का कार्य कर रही है। इस सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। गरीब कन्याओं की शादी करवाना वाकई में पुण्य का काम है। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनकी सरकार और पिछली सरकार में कितना फर्क है। योगी ने कहा, जब बात महिला सुरक्षा की होती है तो यह अंतर और साफ और स्पष्ट नजर आता है। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था और महिला सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा होता था। लेकिन प्रदेश में 2017 में आप सबके आशीर्वाद से, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में जिस सरकार का गठन किया था, आज वो सरकार न केवल प्रदेश को दंगा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बल्कि आज सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए कार्य करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा पर स्वाभाविक रूप से इन सभी वर और वधुओं के उज्जवल और मंगलमय भविष्य की ओर इन सबको, हम सबको आह्वानित करता है। मैं एक बार फिर से आज वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई इन सभी कन्याओं को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। असल में विवाह और निकाह की तस्वीरें ऐसी हैं, यह रिपोर्ट ऐसी है कि देखे बिना किसी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर लोगों में इंप्रेशन है कि योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं, हिंदूवादी हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं। योगी के राजनीतिक विरोधी उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं, समाज को बांटने का इल्जाम लगाते हैं। योगी बार बार कहते हैं कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, इस नीति पर यकीन करती है। योगी कहते हैं कि उनकी सरकार की मदद, उनकी सरकार की योजनाएं सबके लिए हैं और वो हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करते। आज अयोध्या की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वो योगी की इसी नीति का प्रमाण है। हिंदू बेटियों की शादी और मुस्लिम बेटियों का निकाह सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीब बेटियों के लिए योजना पूरे उत्तर प्रदेश में चला रही है। गरीब मजदूरों की बेटियों की शादी की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने ऊपर ली है। और बड़ी बात यह कि इसमें न जाति देखी जाती है, न मजहब। गरीब की बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, सवर्ण की हो या पिछड़े की, दलित की हो या किसी और की, सबकी शादी सरकार करवा रही है। यह अच्छा काम है, योगी आदित्यनाथ की बड़ी सोच और बड़े दिल का सबूत है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जानी चाहिए। योगी जिस वक्त अयोध्या में गरीब बेटियों को विदा कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में संविधान दिवस समारोह में लोकतंत्र के सामने पैदा हुए खतरों के बारे में बता रहे थे। आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का समारोह हुआ। लोकसभा स्पीकर इस प्रोग्राम के आयोजक थे। उनके बुलावे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा मंत्री और सांसद भी मौजूद थे। स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों को न्योता भेजा था, लेकिन कांग्रेस के कहने पर तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी,
राष्ट्रीय लोकदल, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत ऑपोजिशन की 14 पार्टियों ने संविधान दिवस समारोह का बॉयकॉट किया। हालांकि सबने कहा कि वो संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार से नाराज हैं, इसलिए समारोह में नहीं गए। जब पूछा गया कि समारोह तो स्पीकर ने आयोजित किया था, तो कोई जवाब नहीं मिला। राजनीतिक दलों ने कैसे कैसे तर्क दिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री की बात सुनाता हूं। मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की 2 बड़ी खामियों का जिक्र किया, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो संविधान की आत्मा को कमजोर करती हैं। मोदी ने कहा, पार्टियों का परिवारवाद और सिस्टम में करप्शन, ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मोदी ने इसका मतलब भी समझाया, कहा कि अगर एक ही परिवार के कई लोग राजनीति में आते हैं, चुनकर विधानसभा और संसद में पहुंचते हैं, सरकार में मंत्री बनते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक दलों में वंशवाद है, पार्टी पर एक ही परिवार का कब्जा है, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है और देश के लिए चिंता की बात है। हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। मोदी की बात तो सही है, बीजेपी और वामपंथी दलों को छोड़ दें तो जितनी मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं उन सबका यही हाल है। एक एक पार्टी पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक परिवार का कब्जा है। कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं और कांग्रेस के नेता भी सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता यह मानने को तैयार नहीं होता कि कांग्रेस में परिवारवाद है, वंशवाद है। आज कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने इस मुद्दे को अनदेखा किया। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। खड़गे ने कहा कि मोदी जिस परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिए हैं और 1989 के बाद से तो गांधी नेहरू परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। इसलिए मोदी कांग्रेस को उपदेश न दें, अपनी पार्टी को देखें। गांधी की फैमिली का ही करते हैं, नेहरू फैमिली। अरे नेहरू जी 9 साल से भी ज्यादा जेल में थे देश की आजादी के लिए। आपके लोग कितने साल थे गिनो। इंदिरा गांधी अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी देश की एकता के लिए। और आज 89 के बाद मेरे को बताओ, गांधी फैमिली में से, नेहरू फैमिली में से कौन प्राइम मिनिस्टर बना है? दूसरे लोग बने। नरसिंह राव साहब बने, उनके फैमिली के लोग 89 के बाद अब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे नहीं रहा।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि 1989 के बाद गांधी नेहरू परिवार से कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर नहीं रहा, कोई मंत्री नहीं बना। लेकिन बात मंत्री और प्रधानमंत्री की नहीं है, बात पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर से निकालने के बाद आज तक उस पर सिर्फ 10 जनपद में रहने वाले परिवार का कब्जा है। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, फिर उन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया, पार्टी में विद्रोह हुआ, राहुल हटे तो फिर सोनिया बन गई, और अब फिर राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दूसरी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, ज्यादातर का यही हाल है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लें, अब्दुल्ला परिवार, पीडीपी में मुफ्ती परिवार, पंजाब में अकाली दल का मतलब बादल परिवार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मतलब मुलायम सिंह यादव का परिवार, बिहार में आरजेडी का मतलब लालू यादव का परिवार, महाराष्ट्र में शिवसेना का मतलब ठाकरे परिवार, एनसीपी का मतलब शरद पवार का परिवार, और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी का परिवार, तमिलनाडु में डीएमके का मतलब करुणानिधि का परिवार, और झारखंड में जेएमएम का मतलब शिबू सोरेन का परिवार। मतलब यह कि देश में ऐसी पार्टी खोजना मुश्किल है जिसमें वंशवाद ना हो, जो खानदानी ना हो। लेकिन जब यही बात याद दिलाई जाती है तो नेता बुरा मान जाते हैं, जब आईना दिखाया जाता है तो आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज अकाली दल के एक्टिंग प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल से वंशवाद पर सवाल पूछा गया तो बोले, बीजेपी को दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ। ਧੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सुखबीर बादल ने तो हिमाचल प्रदेश के प्रेम कुमार धूमल के परिवार का हवाला देकर बचने की कोशिश की, लेकिन शिवसेना ने वंशवाद के मुद्दे पर साफ साफ कहा कि वंशवाद तो हर पार्टी में है। नेता अपने बेटे को सियासत में ला सकता है, लेकिन बेटा नेता बनेगा या नहीं ये तो जनता तय करती है। परिवारवाद के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। हर पार्टी में कहीं ना कहीं परिवारवाद है। पारिवारिक लोग पार्टी आगे पार्टी में आते हैं, और हमारे संविधान में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि एक कोई राजनीतिक परिवार है तो उनके आने वाली पीढ़ी राजनीति में नहीं काम कर सकती। ऐसा तो हमारे संविधान में कहीं लिखा नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी एनसीपी है, शरद पवार एनसीपी के सर्वे सर्वा हैं। फिर नंबर आता है उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सूले का। तीसरे नंबर पर शरद पवार के भतीजे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैं, और चौथे नंबर पर शरद पवार के ग्रैंडसन अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार हैं। इसलिए एनसीपी के नेता ये तो नहीं कह सकते कि वंशवाद कहां है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिक्कत नहीं है तो फिर किसी और को बोलने का क्या हक है। अगर किसी परिवार के कई लोगों को जनता चुनती है तो उसमें गलत क्या है। मुझे लगता है कि लोकशाही में जिसको लोग मानते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में पवार साहब को लोग मानते हैं, तो उन्होंने जो पार्टी फ्लोट की है, हमारी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी हमारी व्यवस्था, हमारे लोग हैं, हम लड़ते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी साहब को ऐसा लगता है तो ये दुर्भाग्य है। मोदी ने जो परिवारवाद का इशू उठाया उस पर न तो समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आया और न ही लालू यादव की पार्टी से कोई बोला, लेकिन नीतीश कुमार बोले। नीतीश कुमार ने कहा कि वंशवाद की राजनीति थोड़े वक्त के लिए भले ही चल जाए, लेकिन कुछ समय के बाद जनता इसे रिजेक्ट कर देती है। ये बिल्कुल सही है, और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है?
कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए। तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश में ऐसा वातावरण बना दिया है कि कम से कम बीजेपी में तो अब कोई वंशवाद की बात नहीं करता। बीजेपी के नेता पार्टी में पद की बात तो छोड़िए, अपने बेटे के लिए टिकट मांगने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। नरेंद्र मोदी के रहते बीजेपी में कोई सिर्फ इसलिए नेता नहीं बन सकता कि उसके पिता बड़े नेता हैं या उसकी मां मंत्री रही हैं। इसी तरह नीतीश कुमार ने भी अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा है, लेकिन बाकी ज्यादातर दूसरी पार्टियों में हमने देखा कि परिवारों का कब्जा है। जैसे राजा का बेटा राजा बनता था, उसी तरह इन पार्टियों में अध्यक्ष पद एक ही परिवार के पास रहता है। और लालू यादव तो उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। पहले खुद पार्टी के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री बने, जेल गए तो पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्नी को बिठा दिया, राबड़ी देवी को बिठा दिया। और जब चारा घोटाले में सजा हुई, चुनाव लड़ने पर रोक लगी, तो भी पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन दोनों बेटों को चुनाव लड़वाया, दोनों को मंत्री बनवाया। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने आज लोकतंत्र की जिस दूसरी बीमारी का जिक्र किया, उसे भी लालू यादव से जोड़कर देखा गया। मोदी ने करप्शन को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। मोदी ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि कुछ नेताओं को करप्शन के केस में सजा होने के बाद भी दूसरी पार्टियां सपोर्ट करती हैं। मोदी ने कहा कि सोचिए, जब देश के नौजवान ऐसे नेताओं को देखेंगे तो क्या सीखेंगे। क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुनाह सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। मोदी की बात सही है। करप्शन हमारे देश की राजनीति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को कोई एक सरकार, कोई एक पार्टी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने राजनीति में शुचिता का, नॉन करप्शन का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है, मिसाल पेश की है। अब उनकी सरकार के बारे में, उनकी मंत्रियों के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा। और नरेंद्र मोदी का ये डर है जिसकी वजह से कोई अब पैसे की लेन देन की बात भी नहीं करता। लेकिन मोदी जिन दूसरी पार्टियों को मैसेज देना चाहते थे, उन पार्टियों ने तो संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार कर दिया। तो मोदी विरोधी दलों की गैर मौजूदगी पर भी बोले। मोदी ने कहा कि संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार संविधान के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान है। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है।
स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखे और संविधान का गौरव बनाए रखे। विरोधी दलों के नेता पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में तो नहीं पहुंचे, लेकिन मोदी का भाषण सुन रहे थे। इसलिए जैसे ही मोदी ने अपनी बात खत्म की तो सबसे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को जवाब दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक परंपराओं को खत्म कर रही है, विपक्ष से बात नहीं करती, इसलिए विरोधी दलों ने इसका बहिष्कार किया। और इसके बाद आनंद शर्मा ने तमाम इल्जाम लगाए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इससे भी ज्यादा तल्ख बात की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री हर सरकारी कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बना देते हैं। इस समारोह में भी प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे थे और सब सुन रहे थे। अगर विपक्ष को बोलने नहीं देना तो फिर बुलाने का क्या मतलब। मोदी जी हर चीज को पॉलिटिकल इवेंट बना देता है। मुश्किल तो यही है, आज अगर 29 तारीख के बदले अगर 26 तारीख आज अगर सदन चालू कर देते थे तो हर्जा क्या था, इसमें गैर कानूनी किया था। हम सब पढ़ मिल के सदन के अंदर ही चर्चा करते थे, सबसे अच्छा होते, हमारे भी बात रखते, आपका भी बात रखते। लेकिन यह क्या हुआ, ये यूनिलैटरल हो गया। सारे एक ही आदमी है, जो ज्ञानी पुरुष है, सब कुछ जानता है, एक ही आदमी सब कहेंगे, हम सब सुनेंगे। ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, सबको बोलने की इजाजत है, तो हमें कहाँ बोलेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बोलने की इजाजत दिया गया था, वहाँ तो प्रधानमंत्री जी और कहते थे, सारे डेमोक्रेसी उनको ही समझते हैं, सारे डेमोक्रेसी वही समझते हैं, हमें क्या मौका मिला। ये बात सही है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और विरोधी दल इसकी मांग कर सकते थे। लेकिन सब ने इस प्रोग्राम के बहिष्कार को अपने अपने चश्मे से देखा। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने यह कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को नहीं सुनती है, इसलिए मोदी को संविधान दिवस मनाने के बजाय दलितों से, पिछड़ों से माफी मांगनी चाहिए। SC, ST व OBC वर्गों का ज्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर ये दुखी व पीड़ित लोग आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी आरक्षण देने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही अभी तक भी केंद्र व राज्य सरकारें इस मामले में कोई भी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को आज इस मौके पर इन वर्गों के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि शिवसेना ने इस समारोह को किस नजर से देखा। शिवसेना भी कांग्रेस की अपील पर संविधान दिवस के समारोह में नहीं गई। संजय राउत ने कहा, मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है, महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, यह संविधान की भावना के खिलाफ है, इसलिए शिवसेना ने संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किया। संविधान दिन का संविधान का ही देश में एक महत्व होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, वो देश को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है, राज्यों को अधिकार दिया है, लेकिन आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? आप मुझे बताइए। महाराष्ट्र में देखिए दर दिन क्या हो रहा है। हमको, हमारी सरकार बहुमत में है, फिर भी हमारे खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी, कभी राजभवन, कभी आओ, ये सब साजिश चलती है। ये संविधान के खिलाफ है सब कुछ। सबके अपने अपने कारण हैं। सीधी और साफ बात है कि विरोधी दलों ने नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किया, वरना इस समारोह को नरेंद्र मोदी ने आयोजित नहीं किया था। इस कार्यक्रम के आयोजक लोकसभा के स्पीकर थे। 2 दिन पहले सभी पार्टियों को इन्विटेशन भेजे गए थे। जहां तक कांग्रेस का यह इल्जाम है कि विपक्ष को सिर्फ मोदी का भाषण सुनने के लिए बुलाया गया था, विपक्ष को सम्मान नहीं दिया गया।
हकीकत यह है कि इस समारोह में मंच पर विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और आखिरी वक्त में मंच से कुर्सियों को हटाना पड़ा। इसलिए विरोधी दल कोई भी तर्क दे, लेकिन आज विपक्ष के रवैये को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। विपक्ष को समझना चाहिए कि संविधान किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का नहीं है। संविधान देश का है। संविधान की गरिमा की रक्षा की जितनी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, उतनी ही राहुल गांधी की है, उतनी शरद पवार की है, उतनी ममता बनर्जी की है। संविधान की रक्षा की उतनी जिम्मेदारी मेरी भी है और आपकी भी है। इसलिए संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार करना तो ठीक नहीं था। संविधान सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सबको न्याय मिले इसकी गारंटी देता है। और आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब मिलकर इंश्योर करें कि सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, गरीब आदमी तक पहुंचे। न्याय की प्रक्रिया इतनी जटिल ना हो कि गरीब इससे वंचित रह जाए, दूर हो जाए। और पार्लियामेंट के समय का इस्तेमाल आपसी लड़ाई झगड़े में ना हो, कानून बनाने के लिए पास किया जाए। संविधान दिवस का असली संदेश तो यही है। अब कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, यह बात बेमानी है। वैसे संविधान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चे ने भी दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। आज ही किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हुआ है, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाकर किसान संगठनों के नेताओं ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। नए सिरे से आंदोलन का ऐलान कर दिया। पंजाब से हजारों किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। ये किसान भाई अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए रजाई गद्दे भी पहुंच गए हैं। धरने पर बैठे किसानों के लिए स्पेशल लंगर के भी इंतजाम दिखाई दिए। लेकिन सवाल यह कि अचानक किसान इतनी बड़ी संख्या में दोबारा बॉर्डर पर क्यों इकट्ठा हुए? जब सरकार ने अपने कानून वापसी का ऐलान कर दिया, तो फिर पंजाब, हरियाणा से हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर क्यों निकल पड़े? क्योंकि किसान नेता भी ये बात जानते हैं कि एक बार बिल औपचारिक तौर पर वापस हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आज राकेश टिकैत किसान आंदोलन के मंच से किसानों को ऐसे सवालों पर ट्रेनिंग देते नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा, चाहे जो मर्जी हो जाए, लोग कितना भी पूछे, लेकिन डटे रहना है, अड़े रहना है। अभी जैसे ये 3 कानून हाउस में पास हो जाएंगे और हाउस इनको निरस्त कर देगा, तो फिर अगले दिन का क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 काले कानून वापसी हो गए, अब किसान घर वापसी नहीं जा रहे, हमने जो डिमांड थी किसानों की पूरी कर दी। ये सरकार एक बयान जारी करेगी। अब ध्यान से आपको सुन लो से क्या क्या क्वेश्चन जगह आपको दे रहे हैं जनता को। सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी, ये कहेंगे 10 दिन ये आपको जलील करेंगे पूरा, तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना। तो ये बहुत से सवाल आएंगे, इनका मुकाबला आपको करना है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, वे आपको अपनी बात बताएंगे। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की है संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को, और 10 दिन तो आपको झेलना है। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर के मंच से राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानूनों को कोरोना से कंपेयर कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना की तरह कृषि कानून भी बीमारी थी, अब ये बीमारी भाग गई, लेकिन इसकी वजह से असली मुद्दे पीछे रह गए। टिकैत ने कहा कि आंदोलन तो दूसरी मांगों के लिए था, बीच में कृषि कानून आ गए, इसलिए देर हो गई। ये काले कानून और कोरोना दोनों एक बीमारी थी। काले
कानून और कोरोना दोनों 2020-19 में आई। एक ही तरह की बीमारी थी और पूरा देश, किसान, सब लोगों ने इसका डट का मुकाबला करा। कोरोना को भी भगाया, इन्हें कानून को भी भगाया। तो इसका मतलब कानून हमारी प्राइड चाहे नहीं थी, कानून तो एक बीमारी थी, बड़ी भयंकर बीमारी थी। तो वो बीमारी पकड़ी गई, उसका इलाज हुआ। जो उससे पहले भी हमारे मुद्दे थे, एमएसपी का इशू था, हमारे फसलों के रेट के सवाल थे, हमारे बैंकिंग का सवाल थे, हमारे खाद के सवाल थे, हमारे केसीसी के सवाल थे। वे सवाल तो खड़े हुए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट करे हैं। भाई जो आंदोलन उनको होता तो कम से कम आंदोलन उनको होता तो भाव भी बढ़ता। 1.5 साल हमको नुकसान कराए, 1.5 साल तो हमको पीछे लेके गए ये कानून। दिल्ली के बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में एक बार फिर से किसानों को इकट्ठा होते देखकर आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। असल में ये लोग पिछले 1 साल से मुसीबत में हैं। जिनका रास्ता 1 साल से बंद है वो भी आज सड़कों पर आ गए। गाजीपुर बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि अब तो वो भी ताकत दिखाएंगे, वो भी रास्ता खुलवा कर रहेंगे। अगर किसानों को आंदोलन का हक है तो रास्ते का इस्तेमाल करने का हक आम जनता को है। किसान आंदोलन से हमें कोई दिक्कत नहीं, जो किसानों की मांग है उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। वो किसान संगठन और सरकार के बीच का मामला है। हमारा ये कहना है कि जो आम जनता को आने आने में परेशानी हुई उसका समाधान कीजिए, एक लेन कम से कम जाने के लिए खोलिए। लेकिन आप लोगों ने रास्ता खोलो आंदोलन ही शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग रास्ता खोलो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उनको हम अपनी परेशानी बताना चाहते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी परेशानी को महसूस कर सकें कि आम जनता को कितनी दिक्कत होती है। मैं कहता हूँ मेरी क्या गलती है, मैंने क्या बिगाड़ा किसी सरकार का या किसानों का? भाई मेरा रास्ता खोल के दो मुझे। अगर मेरा रास्ता आप नहीं खोलते हैं तो मैं अपना रास्ता अपने खुलवाऊंगा। रास्ता खोलो आंदोलन मैं शुरू करने जा रहा हूँ और वो जोर शोर से होगा। अब जिसके अंदर हिम्मत है रोक के दिखा दे, हम अपना रास्ता अब खुलवा के रहेंगे। ब्रॉडली 1 साल हो गया है, सबको परेशानियां पता है। ये नेशनल हाईवे है, इससे डेली 4-5 लाख से ऊपर लोग रोज कम्यूट करते हैं। अगर आज आप देखेंगे जितने भी टेंट है वहाँ गिनती के 20 लोग नहीं दिखते। बहुत घूम के जाना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इमरजेंसी सर्विसेज पूरी स्टॉल्ड है, इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। दिल्ली जाना इतना मुश्किल है कि सोचना पड़ता है जाने के लिए। और कब तक चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 साल से ऊपर हो गया। कोई तो एंड हो इसका। इतने रेजिडेंट्स हैं इंदापुरम, दिल्ली से कम्यूट करते हैं, सब परेशान है। सबकी एक ही मांग है कि वी आर नॉट अगेंस्ट फार्मर्स, वी आर नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, पर हमारे लिए भी सोच लो। वी आर टैक्स पेइंग पीपुल। हमारी क्या गलती है इसमें? हमें रास्ता दे दो, हमें जाने के लिए रास्ता दे दो, आने के लिए रास्ता दे दो। रेस्ट आप जो भी अपना आंदोलन चलाना है चलाते रहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट इट। ये समस्या 1 साल से झेल रहे हैं। जब सिर पर पानी ऊपर उतर गया है, जब ये कदम उठाया है, और ये कदम वैसे ही नहीं उठाया, ये बहुत जोर शोर से उठाया है। मैं एक किसान हूँ, ये विफलता सरकार की है। वो किसानों को ना मना पा रही है, ना उनको जगह दे पा रही है। आंदोलन अब से पहले भी बहुत हुए, किसी ने देखा रास्ते रोके। ये रास्ता तो बनवा दिया, लेकिन ये रास्ता चले तो सही, इस बनवाने का फायदा क्या हुआ? तो हमारा मतलब यही है, ये यहाँ की पब्लिक, इंदिरापुरम की पब्लिक इसको दिखाएगी। हमारा किसानों से कोई मतभेद नहीं है, हमारी मांग है सरकार से वो रास्ता खुलवाए। आज तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शन में काउंटिंग को रुकवाने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का मिसयूज हुआ, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोगों को डराया गया। लेकिन आज त्रिपुरा से जो तस्वीरें आई, जो फिगर्स आई, वो कुछ और बयां करती हैं। कल त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए वोट डाले गए थे। ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि लोगों को वोट डालने से रोका गया, लेकिन वहां 81% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, 81%। पता यह चला कि अगरतला में कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। वोटिंग को लेकर लोग इतने ज्यादा उत्साहित थे कि 100 साल के ऊपर के कई लोग पोलिंग बूथ पर अपने वोट डालते दिखाई दिए। 107 साल की मनोरमा दास हो या फिर अनामिक दास, इसी तरह 105 साल की जसोदा बर्मन से लेकर 103 साल के अनिल दास भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे।
ये सही है कि अगरतला में कुछ जगहों पर हिंसा और मारपीट की खबरें आई, लेकिन गड़बड़ी करने के इल्जाम में पुलिस ने 98 लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने बताया कि इनमें से 41 लोग त्रिपुरा के बाहर के हैं, जबकि 30 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के वर्कर हैं। मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा लोकल बॉडी में बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगरतला नगर निगम और 19 शहर निकायों की कुल 334 सीटों में से 112 पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के सामने ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया था। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी के एमपीज ने त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमों को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह से शिकायत की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग रोकने से इनकार कर दिया था। अब 28 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और फिलहाल वोटिंग मशीनों की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। ममता की पार्टी ने काउंटिंग रोकने की अर्जी दी है। आज की एक बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर है। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पूरी दुनिया को डराने में लगा है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिला है। ये पिछले सभी वेरिएंट से 32 गुना ज्यादा इंफेक्शियस है। ये वेरिएंट कोरोना वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को 40% तक कम कर देता है और बहुत तेजी से फैलता है। इस वेरिएंट के मिलने के बाद यूरोप के तमाम देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस का ये जो नया वेरिएंट है, उससे अभी B.1.1529 कहा जा रहा है। अब इस वेरिएंट के मरीज साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में ही मिले हैं, लेकिन हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने वाली है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मिलने की खबर का असर दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पर पड़ा है। हमारे यहां भी सेंसेक्स 1687 पॉइंट गिरा है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स के करीब 7.5 लाख करोड़ डूब गए हैं। कोरोना के नए खतरे से पूरी दुनिया में डर है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां इसका कोई केस नहीं मिला है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं उनसे फिर से अपील करूंगा, जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जरूर वैक्सीन लगवाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।